बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की डाउनलोडिंग जारी थी कि अचानक कमिश्नर साहब ने हॉटस्पॉट बंद कर दिया तो डाउनलोडिंग रुक गई है। आज की अहम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलते हैं आज की मेन हेडिंग की तरफ। सबसे पहले जी, कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल पूरे पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। इसमें क्या बातें की हैं इन्होंने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई है ये आप सबको बताऊँगा। अच्छा जी, दूसरी जो मेन खबर है वो ये है कि आज शेख शहीद साहब ने चीफ जस्टिस साहब को हाथ लिखा। शेख शहीद साहब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को हाथ लिखा है। इसमें क्या इन्होंने मौक़िफ़ तैयार किया है और क्या इनके मुतालबात हैं ये आपके सामने पेश करूँगा। और एक दरख्वास्त दायर है जी, जिसको कल के दिन के लिए फ़िक्स किया गया है। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस दरख्वास्त को किसने दायर किया और कब ये दरख्वास्त दायर हुई है इसके ऊपर बात करूँगा और इसमें क्या चीज़ है ये मैं मज़ीद आपको तफसील के साथ बताऊँगा। उमर अयूब साहब, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के लिए, जो कि मद्दे मुकाबिल होंगे शहबाज शरीफ साहब के, जो कि नून लीग के कैंडिडेट हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो ये कौन है, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बाकी पार्टियों के साथ क्या वाबस्तगी रही है और किस अहम शख्सियत, तारीख़ी पाकिस्तानी अहम शख्सियत के साथ इसकी वाबस्तगी है, ये मैं आपको बताऊँगा। इंटरनेशनल मीडिया के सामने पीटीआई ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल। उसमें क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं आपको आगाही दूंगा। शेर अफजल मरवत साहब ज़ख्मी हो गए हैं। इनके साथ क्या हुआ और कैसे ये ज़ख्मी हुए और इनके घरों में छापे पाड़े हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कमिश्नर जो है, कमिश्नर इसके घर के ऊपर भी छापा मारा गया और इसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आरोज़ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनके जो कि कमिश्नर के अंडर थे, उन आरोज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये सारी क्या कहानी है, इस सब के ऊपर जो है ना वो आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने, लियाकत चट्टा साहब इनका नाम है, कल ये अचानक नमूदार हुए हैं और इन्होंने बात करनी थी जी पीएसएल के मैचेस के ऊपर। तो ये बात करते करते जो है ना ये अचानक अपने इस्तीफ़े के ऊपर आ गए कि मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और मैं जो है कबूल करता हूँ कि मैंने धांधली की है। क्या चीज़ें इन्होंने की, सहाफ़ियों ने सवाल किया, आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर इन्होंने जब कहा ना कि क्या यानी कि इन्होंने मौक़िफ़ तैयार किया कि जी सारा कुछ 13 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की, वो मैंने जो है वो 70-70 80-80 हज़ार वाली लीड वालों को हड़वा कर, जो कि आज़ाद कैंडिडेट थे पीटीआई के, उनको हड़वा कर जो है हारने वालों को, जो दूसरे तीसरे नंबर वाले थे, उनको जितवाया। तो इसके ऊपर सहाफ़ियों ने सवाल किया जी आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये इलेक्शन जीता है? फिर तो जवाब इन्होंने नहीं दिया, ये खामोश हो गए बिल्कुल। फिर इनसे सवाल किया गया क्या जो आरओ ने रिज़ल्ट रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई या क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, क्या कहेंगे आप? आगे से जवाब दिया, ये बिल्कुल बेज़ाब्तियों का लफ्ज़ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगवा कर सबको हरवाया है। मैं ये सारी गलतकारी की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। तो ये जी उन्होंने स्टेटमेंट दी। इसके बाद उन्हें फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी तक की इतलात के मुताबिक यही बात कन्फर्म है कि उनके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके साथ ही ये इल्ज़ामात के ऊपर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के ऊपर ही जो है उनको पकड़ लिया जाए। हालांकि वो तो बता रहे हैं आगे उनको क्यों पकड़ा गया है, किसने पकड़ा है। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों के ऊपर छापा मारा जा रहा है और उनके जो करीबी साथी हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। साथ ही में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोज़ को बुलाया गया। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आरोज़ ने जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और अचानक से नमूदार हो गए। ये इसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि उन सारे आरोज़ को किसने इकट्ठा किया, अचानक वो सारे एक ही जगह के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर कैसे आके बैठ गए और कैसे उन्होंने जो है ये कमिश्नर के सारे इल्ज़ामात की तरदीद की। तो बेसिकली आरोज़ ने कहा कि जी नहीं, हमने तो सही काम किया, ये वो, यानी कि जो ड्रामेबाजी उन्होंने की है। साफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखें तो उनके चेहरों के ऊपर परेशानी थी और डरे हुए वो नज़र आ रहे थे। अच्छा जी,
कमिश्नर साहब ने जो है वो कहा कि मैं सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने वाला था, फिर मैंने सोचा क्यों ना सबको बेनकाब कर दिया जाए। तो मैं मैंने ये काम किया है इलेक्शन में धांधली वाला, इसके ऊपर मुझे सज़ाए मौत दी जाए, और साथ ही में ये जो मेरे साथ मुलव्वस थे इनको भी जो है ना वो सज़ा दी जाए। साथ ही में जो है इन्होंने इनसे सवालात किए गए, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है या आपको किसी ने गया, तो इन्होंने जो है वो इनसे फ़ौज के मुतल्लिक़ भी सवाल किया गया। इन्होंने आगे से जवाब दिया ये फ़ौज ने इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक करवाए हैं, जो भी गड़बड़ेशन हुई है ये मेरी तरफ से हुई है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। और साथ ही में इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर और जो है साथ में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये भी इस कार्रवाई में पूरे पूरे शरीक हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने 2-3 घंटे के बाद, इस वीडियो के 2-3 घंटे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है एक यूट्यूबर्स के 2-3 यूट्यूबर्स को जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी ये मुझे तो पता ही नहीं था, लाइलम था मैं इस बात से कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। साफियों ने सवाल किए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, तो आगे से लाइलमी का इजहार करते हुए इन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, जबकि साफियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि इनको पहले पता था। इनसे जब बात हुई, जब ये कैमरा ऑन किया तो इनके सामने जब कैमरा किया तो कैमरे के सामने ये कहने लगे कि जी हमें तो पता ही नहीं था, और लाजमी का इजहार किया। और चीफ़ जस्टिस के मनसब के ऊपर बैठे हुए ऐसे दोगले किस्म के बंदे से इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी, मगर इन्होंने जो है ना ये सारी हरकतें की है। तो ये सबके लिए हैरानकुन था, ये उन साफियों के लिए भी हैरानकुन था, और जो भी ये बात सुनता है उसके लिए हैरानकुन बात है कि एक बंदा जो कि कैमरे के सामने जो है वो कुछ और बयान दे रहा है, और कैमरे से पहले जो है वो उस बात से बाखबर है और बाद में लाजमी का इजहार कर रहा है। तो ये थी जी इम्पोर्टेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग के अंदर जो है वो नून लीग के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। वो तो वज़ीर-ए-आज़म अपना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर इस खबर ने जो है ना वो उनको एक बहुत ही ज़्यादा धचका पहुंचाया है। ज़ाहिर बात है डायरेक्टली जो है उनके मुंह के ऊपर चपेट थी, उनको ही जो ये है ना वो सूट कर रही थी, उनके खिलाफ ये खबर गई है। और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले कि पीटीआई हाथ में तो पीटीआई की थी, होना ये चाहिए था कि पीटीआई आती और आगे कहती कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम जो है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये कमिश्नर ने हमारी बात की तस्दीक कर दी है। हम जो कहते रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन फेयर एंड फेयर नहीं हुए, हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट नहीं जारी किए जा रहे, आर ने डिले किया है, आर ने जाली मोहरें लगाई हैं, ये उनका मौक़िफ़ था। ये इससे पहले कि वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नून लीग ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू कर दी और बयानियाँ देना शुरू कर दिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर जो सख्त किस्म के अल्फाजात जो इमरान खान साहब के बारे में बोले जा रहे हैं कि इनका सर कुचला जाए, ये फितना है, ये फसाद है, इसी तरह के अल्फाजात ये तब इस्तेमाल करते थे जब अभी इमरान खान साहब के ऊपर हमला होने वाला था। तो अभी दोबारा से ये इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का सर कलम कर देना चाहिए। ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है ना इतने ख़तरनाक किस्म के लफ्ज़ बोले हैं, इनसे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो है ज़िंदगी उनको शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं। ये जो अभी हुकूमत बनने जा रही है नून लीग की, ये बिल्कुल भी जो है ना इनको स्पेयर नहीं करेगी किसी भी किस्म से, क्योंकि वो बंदा एक तो अंदर बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही, सारा कुछ इन्होंने कर लिया और तकरीबन हर तरह का हथकंडा जो इस्तेमाल कर सकते थे वो इन्होंने इस्तेमाल किया, मगर अवाम जो है उसके साथ डटी हुई है। और ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर इनको समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या ये करें, तो फिर ये इस तरह के जो है वो गनहोनी साजिशें कर रहे हैं। आगे भी एक दफ़ा ये मरवाने का प्लान बनवा चुके हैं, जिसका लंदन में ही इनके साथी ने जो है इंकशाफ किया था कि ये सारा कुछ जो है वो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर हुआ था। उसके अलावा इमरान खान साहब ने खुद अपने इरशाद का इजहार अपनी दरख्वास्त के अंदर किया, डल्डी हैरी को भी नामजद किया था, और साथ में ये जो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर बंदे बैठे थे शहबाज शरीफ वगैरह, इनको उन्होंने नामजद किया था, जो कि वो दरख्वास्त सबमिट नहीं की गई। तो अभी वो है भी जेल में, तो इनके ऊपर इनसे कुछ भी जो है अच्छी की तवक्को तो नहीं की जा सकती। बहरहाल अल्लाह सबको जो है सबकी ज़िंदगी महफूज रखे। मरीम नवाज़ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, या चाहे इमरान खान या कोई और पोलिटिकल लीडर, मौलाना फजल रहमान, सारे ही पाकिस्तान के लिए अहम हैं। सब ही ने अपनी जो है वो सियासत करनी है, और कोई एक भी अगर किसी एक को भी नुकसान हो जाता है तो ये जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह के हालात में जो है वो पाकिस्तान का आपस में जिस तरह बने जुड़े रहना पाकिस्तानियों का, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी एक लीडर जो है वो अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है
तो पूरे मुल्क में जो है ना वो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। आगे ही जो है वो मुल्क में तज़ब्ज़ुब का लोग शिकार हैं, और इस तरह की जो है क्या उसे कहते हैं अनहोनी अगर होती है तो फिर तो ये जो है ना मुखालिफ कुव्वतों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और शायद मुल्क टूट भी जाए। तो इससे ग्रेज़ किया जाना चाहिए। इस तरह के जो है अल्फाजात इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये क्या कहा जा रहा है। अच्छा जी, शेब शहीन साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। इसमें उन्होंने जो है वो कुछ बातें कही हैं। ख़त के मतन में शेब शहीन ने बताया कि मैंने हालिया आम इंतखाबात में PTI की जानिब से कौमी असम्बलियों के हल्के NA 153 से बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया। उन्होंने लिखा कि फार्म 45 और दीगर दस्तावेजी शवाहिद के मुताबिक मैंने 53,000 से ज़ायद वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। मेरे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार 15,300 वोट हासिल किए। यकतरफ़ा तौर पर फार्म 47 में मुझे नाकाम ज़ाहिर किया गया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि फार्म 45 मेरे मद्दे मुकाबले उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, काशिफ चौधरी और दीगर के पास भी महफूज हैं। ये सिर्फ मेरे हलके की सूरत हाल नहीं बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों और पूरे पाकिस्तान के दर्जनों हलकों में रिपोर्ट हो चुकी हैं। शेब शहीन ने मौका अख्तियार किया कि इंतखाबी नताइज की तस्दीक का अमल सिर्फ 3 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल का सद्देबाब ना किया गया तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। हाल में चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि फार्म 45 की रोशनी में फार्म 47 जारी करने और हतमी नतीजे नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर फरमाया जाए। रहनुमा PTI की जानिब से लिखे गए हाथ में मज़ीद इस्तदा की गई कि नताइज में हेर फेर करने वाले को कानून के मुताबिक सज़ा देने का हुक्म जारी किया जाए। तो ये सारा मौक़िफ़ जी उन्होंने अपनाया अपने इस सारे जो है वो वीडियोज़ के अंदर। तो ये जी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया अपना कि हमें जो है इंसाफ दिया जाए और फार्म 45 के मुताबिक जो है वो अदालत जो है वो फ़ैसला करे। ये हाथ था जी उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जिनके ऊपर इल्ज़ाम कमिश्नर साहब ने भी लगाया कि ये भी इस के अंदर मुलव्वस हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहा जा सकता उसे, सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया था जो कि यूट्यूबर थे, उनको इंटरव्यू दिया था कि मुझे तो इस सारे वाक़े से मैं लाइलम हूँ। हैरत का इजहार भी उन्होंने किया था और साथ में सबूत पेश करने का भी कहा था। और अभी इस सारी सूरत हाल में क्या उनको ये केस खुद ही सुनना चाहिए, इसके ऊपर भी बड़े सवालात खड़े हो जाएंगे। और अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी लाया जाएगा। तो मज़ीद चीफ जस्टिस साहब के लिए जो है इस ओहदे के ऊपर रहना ये दिन ब दिन जो है ना वो मुश्किल ही नज़र आता जा रहा है। आगे उन्होंने जो कुछ फ़ैसले किए हैं PTI से, जो इंतखाबी निशान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, चारों सूबों को इकट्ठा किए हुए है और हर सूबे से उनके उम्मीदवार जीतते हैं और भारी अक्सरियत से जीतते हैं। और ऐसी जमात के जो है वो जमात से बल्ला ले लेना इलेक्शन से पहले, ये यानी कि उसका इंतखाबी निशान ले लेना इलेक्शन से पहले, ये एक उनका बड़ा ही गलत किस्म का फ़ैसला था। इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया और टारगेट करके उनको जो है ना वो नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा जी अगली मज़ीद जो ख़बर है उसके ऊपर चलते हैं। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, ये दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन के अंदर। 12 फरवरी को जी ये इलेक्शन है, इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को ये दरख्वास्त दायर की गई है और 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस दरख्वास्त में जो है ना वो इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी बरोज़ पीर दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने वाला है और दरख्वास्त अली खान नामी शहरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया जी। इसमें इस्तदा की गई है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के अमल को रोका जाए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए और धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात दिए जाएँ। तो ये जी केस कल लगेगा। इस केस के बारे में बड़ी बात गश्त हो रही है कि शायद जो है वो
ये जो हुकूमत बनने जा रही है नून लीग की, ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद ये कल का जो फ़ैसला है अदालत का वो इसे डिले कर दे या उसे रोक दे। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है। उमर अयूब साहब जी, उमर अयूब साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे और इनको जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर के ऊपर नामज़द किया है। उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान का कि उन्होंने मुझे नामज़द किया वज़ारत उज़्मा के लिए। ये कुर्सी इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही मकसद है कि जैसे ही हम असम्बली में जाएँ हम अपने लीडर्स में तमाम लोगों को बागुज़ार कराएँ और अपने दरमियान पाएँ। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात को जो है वो हुकूमत बनाने से रोका जा रहा है। तो ये उनका मौक़िफ़ था और उनका मज़ीद कहना था कि हम जो है वो हर किस्म के तशद्दुद, हर किस्म की धांधली, हर किस्म की नाइंसाफ़ी, जुल्म के बावजूद जो है वो आवाम से वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए और हमारे मैंडेट को जो है वो कबूल करके हमें हुकूमत बनाने दी जाए। और उन्होंने साथ ही में यकीन दहानी भी कराई कि हम जो है वो हुकूमत बनाएंगे और मज़ीद उनसे सवालात किए गए कि आप कैसे हुकूमत बनाएंगे। फिर उसके ऊपर उन्होंने बड़ी दिलचस्प जवाबात दिए कि लोग ये भी कहते रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा या इलेक्शन नहीं होंगे या कागजात नामजदगी दायर नहीं होंगे, सारा कुछ हुआ तो हम हुकूमत भी बनाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया। उमर अयूब साहब कौन है जी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। उमर अयूब खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया है, जिसके बारे में सबसे पहले साबका कौमी असम्बली के स्पीकर रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ असद कैसर ने अडयाला जेल के बाहर बयान में कहा था कि उमर अयूब जो है ना वो हमारे कैंडिडेट होंगे वज़ारत उज़्मा के लिए। उमर अयूब को 26 जनवरी 1970 को उमर अयूब जो हैं उमर अयूब साहब ये 26 जनवरी 1970 को पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ अयूब खान की फ़ैमिली से है। अयूब खान साहब जो हैं ये जनरल रह चुके हैं और पाकिस्तान के दूसरे सदर हैं। इनके वालिद का नाम जो है उमर अयूब के वालिद का नाम गौहर अयूब है। ये भी कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और बहुत सारी अहम वजारतों के ऊपर रह चुके हैं। इसके अलावा उमर अयूब साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल किया और हायर एजुकेशन के लिए ये बाहर के मुल्क चले गए थे। उधर से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आए। फिर ये फरवरी 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत की। इससे कबल ये नून लीग में भी रह चुके हैं और पीपल पार्टी में भी रह चुके हैं। ये अहम वजारतें मसलन एनर्जी, पेट्रोलियम और इकनॉमिक जो है अफेयर, इनकी वजारतों के ऊपर भी ये जो है ना सर्व कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो मज़ीद आपको बतानी है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस्लामाबाद में जो है ना ये कल बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के जो हैं वो उम्मीदवार उधर आए जिनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई और जिनके वोट के ऊपर डाका डाला गया। फार्म 45 के मुताबिक उनको रिज़ल्ट देने के बजाय फार्म 47 में उनके मुखालफिन को जितवा दिया गया। उन सब ने कल जो है इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कल नहीं परसों इस्लामाबाद में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सारे बंदे अपने अपने मौक़िफ़ को इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेके आए और अपने साथ हुई जुल्म ज़्यादती को जो है वो पेश किया। तो ये इससे पूरी दुनिया में जो है वो आवाज़ गई कि पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के साथ क्या हुआ। सब ने अपने अपने फार्म 45 की बुकें किताबें बना के वो लेके आए हुए थे और उन्होंने अपनी जो है वो दुहाई इंटरनेशनली पूरी दुनिया को बताई कि हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म ज़्यादती हुई है। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि कल के दिन, जो कल गुजर चुका है, उस दिन ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा और शेर अफजल मरवत साहब ने जो है इस एहतजाज को इस्लामाबाद से लीड करना था और उन्होंने किया भी। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा आवाम को वो निकालने में कामयाब हो गए। एक जमे गफ़ीर था चारों ओर F9 पार्क में, हालांकि खड्डे मार दिए गए थे जो कि पीटीआई का था जहाँ पर उन्होंने करना था, मगर इसके बावजूद जो है वो पीटीआई ने जलसा F9 पार्क में किया
और उधर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। शेर अफजल मरवत, शेख शाहीन साहब ने उधर उसको लीड किया था। शेर अफजल मरवत साहब काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे और आवाम के साथ उनका जो कनेक्शन बना हुआ था, उनकी आवाज़ से ज़ाहिर आ रहा था कि अवाम जो है, अवाम की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ है। और जैसे ही वो बोलते थे अवाम उनके साथ रिएक्ट करती थी और साथ उनके जो है उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके नारों का जवाब देती थी। तो उधर उन्होंने काफ़ी सारे नारे लगाए और अपने मौक़िफ़ को दोहराया और साथ ही में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया कि हमारी आपके साथ लड़ाई नहीं है, आप जो है वो अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें और हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। इसके बाद उन्होंने जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो वो ऊंची जगह पे थे और उधर से उन्होंने छलांग लगाई, जिसकी वजह से उन्हें चोटें भी आई कुछ और वो अभी ज़ख्मी हैं। और फिर उनके घर पे छापा भी मारा गया और उन तोड़ फोड़ की गई, सारा सामान तोड़ दिया गया, शीशे खिड़कियाँ वगैरह दरवाजे वगैरह तोड़ दिए गए, मगर उनको जो है वो नहीं मिल सके उधर से ना, इस्लामाबाद वाले उनके घर से वो नहीं मिल सके। और इस वक्त जो है ना वो एक महफूज मकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं। अलबत्ता उनके पाँव के ऊपर जो है ना वो चोटें आई हैं, ऊपर से उन्होंने काफ़ी ऊंची जगह से उन्होंने छलांग लगाई थी। तो ये थी जी सारी अभी तक की जो मेजर डेवलपमेंट है। और एक जो अहम बात यह है कि PSL का पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैचेस शुरू हैं। PSL के मैचेस के अंदर जो है वो नौजवानों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, इसके अलावा मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। और इसके बाद उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी वहाँ की सिक्योरिटी इदारों ने किया है जो भी उधर मौजूद थे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हुई है। जहाँ पर भी नौजवान इकट्ठे होते हैं वहाँ पर सियासत डिस्कस होती है, शऊर इतना आ गया कि आवाम जो है वो चुप नहीं रहती, आवाम खामोश नहीं रहती। जिधर चार बंदे इकट्ठे हो जाते हैं वो नारेबाजी भी करते हैं और बात भी करते हैं इमरान खान के हक़ में। तो PSL के मैचेस हों या कोई और इवेंट्स हों, यहाँ तक के लोगों ने अपनी शादियों के अंदर भी जो है ना वो इमरान खान के झंडे भी लाने शुरू कर दिए और इमरान खान के नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे मुल्क की सूरत हाल है। और जमहूरी मुल्क है, हर बंदे को अपनी बात करने का हक़ है, चाहे वो जिसके भी खिलाफ या जिसके भी हक़ में नारा लगाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बर्दाश्त करे और सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करे। और नौजवानों को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो मलहूज़ हाज़िर रखें कि आप इंटरनेशनली जो है ना वो अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। और इस वक्त जो है मुहिम चली है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी बॉयकॉट किया जाए PSL का, उधर जो लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ है इमरान खान के नारे लगाने के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है हमारा तो यही पैगाम है कि जी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल का जो है मुज़ाहरा करें और आवाम को भी चाहिए कि इस जुल्म ज़्यादती के बावजूद जिस तरह आपने 8 फरवरी को जवाब दिया, इसी तरह आपने अभी जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आते तब तक आपने पुरअमन रह के अपना एहतजाज जारी रखने, चाहे आपके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती होती रहे। आपने जो है ना वो पुरअमन रह के सब कुछ जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करना है, कानून को आपने हाथ में नहीं लेना। अगर आपकी छोटी सी भी जो है वो हरकत मज़ीद कोई 9 मई की तरह का वाक़या आपके सामने बना के पेश कर सकती है, तो आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि एहतजाज भी हो और इस तरह का एहतजाज हो कि किसी को जो है ना वो नुकसान ना पहुँचे। और PSL के मैचेस का बाइकआउट जो किया जाने का कहा जा रहा है, इससे जो है ना वो इसमें बिल्कुल भी शिरकत ना करें। PSL को होना चाहिए, इसमें पाकिस्तानी ही होते हैं और पाकिस्तान के ही लोग जो हैं इससे प्रमोट होते हैं, पूरी दुनिया में इसे देखा जाता है। और पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर PSL के मैचेस को नौजवान नहीं देखते। और इस बात को जो है वो हुकूमत वक्त को भी देखना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो हैं ये तो होती रहेंगी, हर दौर में होती भी रहती हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया में होती हैं। तो इसके ऊपर ये थोड़ी होता है कि आप लोगों को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दें। आप अपने सियासी बयानियों को मजबूत करें, अपना मौक़िफ़ जो है वो अपना जो है उसमें तब्दीलियाँ लाएँ और उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ डटे रहें। आपका जो भी मौक़िफ़ है वो दूसरे दिन उसमें से हवा निकल जाती है। आप अगर अपना बयानिया आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर आपके साथ लोग भी खड़े होंगे। अगर आपके साथ लोग नहीं होंगे तो आप इस तरह लोगों को मारेंगे तो इससे आपके बयानियों को तक़वियत नहीं मिलेगी, आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे और आपकी पॉलिसियों को लोग मानेंगे नहीं। फिर आपके लिए माशी मसाइल भी पैदा होंगे, आपके लिए सियासी मसाइल भी पैदा होंगे और आपके लिए हर तरह के जो है वो मसाइल पैदा होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उसामा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।